हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि अभय अब तक सब कुछ समझ चुका था। सिर्फ ओमकार राणा या राकेश कपूर ही नहीं, कोई और भी है, कोई ऐसा जो सालों से पर्दे के पीछे साजिश का हिस्सा रहा है। शायद कोई बहुत अपना। उसने अतीत की परतों को झटककर वर्तमान की आंखों में झांका। उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं और उनमें एक अजीब सी ज्वाला थी, गुस्से, नफरत और ठान लेने की आग। वह बुदबुदाया, मेघना, तुम्हारा राणा मेंशन में आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सब एक खेल है, एक ऐसा खेल जो तुम उस औरत के साथ मिलकर रच रही हो, और उस औरत तक पहुंचने का रास्ता मुझे तुम्हें ही बनाना होगा। अब अभय की सोच साफ थी। उसे आध्या को मेघना से दूर रखना है और खुद मेघना के और करीब जाना है, क्योंकि जो जहर मुस्कुराहट में छुपा हो वो सीधी तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। अभय धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, उसे वही दिखाना होगा जो वो देखना चाहती है। मुझे अब उसकी हर हरकत, हर कॉल, हर मुलाकात पर नजर रखनी है, और सबसे जरूरी उस औरत का नाम चाहिए जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। वह बैल्कनी से उठकर कमरे के अंदर आया। उसकी नज़र बेड पर गई जो खाली थी। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे से बुदबुदाया, तुम्हारे बिना तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आती, और इस बेड पर तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसने खुद को संभाला, फिर सोफे की तरफ रुख कर लिया और वहीं जाकर लेट गया। आज संडे था। नीचे ड्राइंग रूम में मिली ने आध्या को जोर देते हुए कहा, दी चलो ना, आज शॉपिंग पर चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं साथ में घूमे ही नहीं। आध्या बोली, मिली, कैसी बातें कर रही हो तुम? दादी को छोड़कर हम कैसे जाएंगे? फिर दादी को भी साथ में ले चलते हैं, मिली ने कहा। तभी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम दोनों आज बाहर घूम आओ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल यहाँ ठीक हूँ। घर में इतने नौकर है, जरूरत पड़ी तो किसी से कह दूंगी। आध्या का बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर जाने का, लेकिन मिली बार बार जिद कर रही थी। हारकर वह बोली, ठीक है चलती हूँ, तू पहले रेडी तो हो जा। फिर वो अपने कमरे में गई और अभय को कॉल करने लगी। वह बिना पूछे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बात पर अभय नाराज हो सकता है। लेकिन इस वक्त अभय राणा मेंशन के स्टडी रूम में था, जहां ओमकार राणा, अनुराग जी और संजय जी के साथ कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अभय का मोबाइल साइलेंट था। उसके मोबाइल पर आध्या का बार बार नंबर फ्लैश कर रहा था, लेकिन उस पर उसकी नज़र नहीं जा रही थी। ओमकार जी का स्वर सख्त था, शब्दों में आग थी। विजेंद्र कुछ ऐसा करने जा रहा है दिल्ली, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनुराग जी ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ पिताजी, हमने भी नहीं सोचा था कि पार्टी अचानक इस तरह चेहरा बदलने का फैसला करेगी। पूरे चुनाव में हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, कहीं से भी फंड की कमी नहीं होने दी। मिस्टर खन्ना के 10 से 12 एमएलए अभय ने हमारे पाले में कर लिए थे। एक पल के लिए वो रुके और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, लेकिन कौन जानता था कि विजेंद्र मिश्रा अपनी पर्सनल दुश्मनी को प्रोफेशनल राजनीति में घुसेड़ देगा और इस तरह से हमें धोखा देगा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। अभय अब भी शांत बैठा था। वह बस सबको देख रहा था, गहरी चुप निगाहों से। उनके चेहरे पर फैली बेचैनी उसे भीतर ही भीतर संतोष दे रही थी, एक करवा लेकिन जरूर सुकून वाली। तभी ओमकार राणा ने अचानक गुस्से से उसकी ओर देखा और गरजे, तुम चुप क्यों हो अभय? कुछ कहना नहीं चाहोगे? यह सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अगर तुमने उस लड़की से शादी ना की होती तो ना हमारा विजेंद्र से रिश्ता बिगड़ता और ना आज ये दिन हमें देखना पड़ता। कमरे में सन्नाटा अब भारी होने लगा था। अभय के चेहरे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं थी, बस उसकी आंखों में कुछ ठहरा हुआ था, कोई जवाब जो वह देना नहीं चाहता था। अभय अब भी खामोश था। ओमकार जी की तीखी बातें हवा में तैर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वह अपनी जगह से उठा, धीरे धीरे कमरे के बीच आया और सीधे ओमकार राणा की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने जो किया आपको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। इतना जान लीजिए कि आपको अगर लगता है कि एक लड़की से शादी करने से पूरी राजनीति हिल गई है, तो फिर ये राजनीति नहीं, आपकी सोच कमजोर है। कमरे में जैसे बम फट गया हो। अनुराग जी और संजय जी स्तब्ध रह गए। ओमकार जी की मुठ्ठियां कस गई, लेकिन अभय रुका नहीं। विजेंद्र मिश्रा ने जो किया वो पहले से ही प्लान किया गया था। उसे सिर्फ बहाना चाहिए था और उसे बहाना मिल गया। अब अगर आपको लगता है कि सारी गलती मेरी है, तो आपको अपने दुश्मन की चालें नहीं,
अपनी लाचारियां गिननी चाहिए। अनुराग जी गंभीर स्वर में बोले। अभय, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम पिताजी से? अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है भी तो उसे बहाने की जमीन हमने नहीं तुमने दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो राजनीति में हर शब्द की कीमत होती है और हर रिश्ते को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। अभय ने अपनी आंखें सीधे अनुराग जी पर टिका दी। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई झिझक नहीं थी, बस सच्चाई का एक तीखा रंग था। वो धीमे लेकिन ठोस स्वर में बोला, सही कहा आपने, राजनीति हमसे बहुत कुछ लेती है। कभी कभी वो हमसे हमारा सच लेती है, कभी हमारी जुबान और कभी हमारा रिश्ता। एक पल के लिए वो रुका। वो कुछ और ही कहना चाहता था, शायद बहुत गहरा, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोग उसके इशारे को नहीं समझ पाए। फिर उसने खुद को रोका, अपनी बात को मोड़ते हुए कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ तय करना जल्दीबाजी होगी। जो चालें बिछाई गई है उसमें कौन मोहरा है और कौन राजा, ये वक्त ही तय करेगा। अभय स्टडी रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि ओमकार सिंह राणा अपनी कुर्सी से उठते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, रुको अभय। अभय के कदम वहीं थम गए। वो धीरे धीरे पलटा और ठंडी निगाहों से ओमकार राणा की ओर देखा। ओमकार राणा आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आवाज में एक अलग ही वजन था, राजनीति और विरासत का। अभय, तुम सिर्फ मेरे पोते नहीं हो, तुम ओमकार सिंह राणा की सोच, राजनीति और बिजनेस की विरासत हो। मैंने तुम्हें अपना वारिस इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा हर फैसला, सब कुछ मेरी तरह था। तुम मुझसे 2 कदम आगे के सोचते हो और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया। एक पल की चुप्पी के बाद बोले, चलो मान लिया तुमसे एक गलती हो गई, जो जवानी में अक्सर हो भी जाती है, लेकिन अब भी समय है अभय। तुम उस लड़की को छोड़ दो, तलाक दे दो और मेघना से शादी कर लो। अभय की आंखों में हल्की सी तरक थी, लेकिन चेहरा शांत रखा। ओमकार राणा आगे बोले जा रहे थे, मैं खुद विजेंद्र से बात करूंगा। पार्टी ने अभी तक नए मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि महाराष्ट्र की सत्ता हमारे लिए कितनी जरूरी है। तुम्हारे पिता को कमांड फेस बनाया गया है। अगर वो चेहरा बदला गया तो जनता का भरोसा भी हिलेगा और हमारी पकड़ भी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने लगभग आदेश देते हुए कहा, बस तुम उस लड़की को छोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओमकार सिंह राणा अपनी धुन में बोले जा रहे थे, लेकिन अभय वो सिर्फ खड़ा था, बिल्कुल शांत। सिर्फ वही जानता था कि उसने इस वक्त अपने गुस्से और भावनाओं को कितना कसकर थाम रखा है। इधर आद्या फोन कर कर के परेशान हो गई थी। अभय का जवाब ना पाकर उसका चेहरा उतर गया था। वो खुद से बोली, अब आपको मुझसे बात भी नहीं करनी है मिस्टर हस्बैंड। मेरा फ़ोन भी उठाना जरूरी नहीं समझते? ठीक है, अब मैं भी आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। मेरा मन जो कहेगा मैं अब वही करूंगी। वो फ़ोन रखकर वॉशरूम चली जाती है रेडी होने के लिए। अभय का अब भी फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और नंबर देख फ़ोन वापस अपनी जेब में रख दिया, क्योंकि इस बार उसके फ़ोन पर नंबर लकी का फ्लैश हो रहा था। आखिरकार अभय ने कोई जवाब दिए बिना चुपचाप स्टडी रूम से निकलने का फैसला किया। वह बिना किसी शब्द, बिना किसी बहस के बस चला गया। उसका यूं चुपचाप निकल जाना ओमकार सिंह राणा को भीतर तक चुभ गया। उनकी आंखें सुलग उठी, चेहरे की नसें तन गई। उन्होंने गुस्से में दांत भींचे और गरजते हुए कहा, अनुराग, अपनी औलाद को समझा दो, वरना मैं वो सब भूल जाऊंगा जो मैंने तुम्हें वचन में कहा था। उनकी आवाज़ में सिर्फ क्रोध नहीं, धमकी भी थी। अनुराग जी अपनी नज़रें झुका लेते हैं, लेकिन वही संजय जी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुका था। वह ओमकार सिंह राणा के चेहरे पर अपनी आग गरा खड़े रहे, जैसे उनके शब्दों की आग अब उन पर असर नहीं कर रही थी। राणा मेंशन से अभय तेज कदमों से बाहर निकलता है। लकी पहले से बाहर खड़ी कार के पास इंतजार कर रहा था। जैसे ही अभय कार के अंदर बैठा, लकी ड्राइविंग सीट पर चढ़ते हुए बोला, बॉस, वह वही हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अभय ने ठंडे स्वर में कहा, तो चलो। कार आगे बढ़ जाती है। एक अंधेरे सुनसान गेटेड बिल्डिंग का अंदरूनी कमरा, वहां अभय की कार बाहर आकर रुकती है। वह दरवाजा खोलकर सीधे अंदर दाखिल होता है। राकेश कपूर पहले से वहां मौजूद था। अभय के अंदर आते ही राकेश उसे तीखी नजरों से घूरता है और कड़क आवाज में पूछता है, बोलो,
क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? अभय बिना कुछ बोले धीमे कदमों से अंदर आता है और वह आराम से सोफे पर बैठ जाता है, एक पैर दूसरे पर चढ़ाते हुए, जैसे कि वह उस कमरे का राजा हो। फिर मुस्कुराकर कहता है, मुझे मालूम है तुम क्या ढूंढ रहे हो राकेश कपूर। राकेश की भौवें तन जाती है। मतलब क्या है तुम्हारा? अबे धीरे नुकीली मुस्कान के साथ बोला। तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो, राइट? यह सुनते ही राकेश जैसे कुर्सी से उछल पड़ता है। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और गुस्से की मिली जुली लकीरें दौड़ जाती है। वह कांपते स्वर में पूछा, तुम कैसे जानते हो? कहाँ है मेरी बेटी? कौन है वह? और फिर मन ही मन सोचता है, अभय को क्या अपने अतीत के बारे में याद आ गया है? क्या इसे वो सब याद है जो सबने इससे छुपा रखा है? अभय उसके चेहरे की भाव को समझ गया था कि वह क्या सोच रहा है। वह गंभीर और चालाक लहजे में बोला, यह राजनीति है राकेश कपूर, और इस दुनिया में हर मोहरे की पूरी फाइल मिलनी ही चाहिए। ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो कि यह सारी बातें जो तुमने सालों से सारी दुनिया से छुपा के रखा है, मुझे कैसे मालूम चल गया? चलो तुम्हारे सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। निराला कपूर, भूले तो नहीं होगे? वही तुम्हारा सौतेला भाई। उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई थी कि तुम्हारी पहले से ही पत्नी और 2 बच्चे थे। फिर भी तुमने मेरी बुआ आभा कपूर से शादी की। मैं यह नहीं पूछूंगा क्यों, क्योंकि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हारा अतीत मेरे हाथ लग गया, उस दिन तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों से निश्चित है। और देखो, जिसे तुम कभी ढूंढ नहीं पाए, उसे मैंने ढूंढ लिया, और मुझे मालूम है कि वो कौन है और कहाँ है। राकेश गुस्से से दहाड़ता है। तो उस दिन गायत्री देवी का पार्टी में आना, वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था, सब तुम्हारा प्लान था। अबे हंसते हुए और तिरछी नजर से बोला, मान लो प्लान था ताकि तुम्हें जरा झटका लगे। थोड़ी चूक हो गई, लेकिन खेल अधूरा नहीं रहा। राकेश अब बौखलाया हुआ खड़ा हो जाता है। कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? बोलो। अभय उसकी बात काटते हुए आंखों में ठंडक और मुस्कुराहट के साथ बोला, भूल कैसे जाते हो कि मैं अभय सिंह राणा हूँ? मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर जानबूझकर हल्का सोचने का अभिनय करते हुए कहता है, उस औरत का क्या नाम बताया तुमने? हाँ, गायत्री देवी। वो अब मेरी पकड़ में है, और तुम वही तो चाहते थे, उसके जरिए अपनी बेटी तक पहुंचना। राकेश अब सब समझ चुका था कि अभय सच कह रहा है। वह गुस्से और घबराहट से कांपते हुए बोला, इसका मतलब वो फोन भी तुमने करवाया था, है ना? मेरी बेटी जिंदा है, यही जताने के लिए? अभय धीरे से सिर हिलाता है। तुम्हें पार्टी में बुलाना, गायत्री देवी का वहां आना और वह फोन, सब मेरे प्लान का हिस्सा थे। राकेश अब थक चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी थी। तुम चाहते क्या हो अभय? अभय अपने चेहरे पर उसी सातिर मुस्कान के साथ बोला, बस तुम्हारा एक साइन, उसके बदले तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। इधर शॉपिंग मॉल में दोपहर का समय था। आध्या और मिली मॉल में दाखिल होती है। काफी देर से वे शॉपिंग कर रही थी। थकान अब चेहरे पर झलकने लगी थी। मिली मुस्कुराकर बोली, दी बहुत भूख लगी है, चलो ना अपना फेवरेट चाट खाते हैं। आध्या हंसते हुए बोली, बस तुझे चाट खाने का बहाना मिलना चाहिए। दोनों हंसते हुए मॉल के दूसरे हिस्से में बनी फूड कोर्ट की ओर बढ़ जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, चिल्लाते बच्चे, सामान उठाए लोग और वीकेंड की रौनक। माहौल आम था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ असामान्य होने वाला है। भीड़ के बीच अचानक एक ब्लैक एसयूवी तेजी से रुकती है, बिल्कुल आध्या के सामने। उसके दरवाजे झट से खुलते हैं। 2 लोग जिनके चेहरे पर मास्क थे तेजी से बाहर निकलते हैं और झटके से आध्या को बाजू से खींचकर अंदर गाड़ी में फेंक देते हैं। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मिली कुछ समझ ही नहीं पाई। आसपास शोर था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि क्या हुआ। मिली जोर से चिखती है, दी दी। वह दौड़कर गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन एसयूवी बिजली की रफ्तार से निकल चुकी थी। भीड़ में बस उसकी चीखें रह जाती है और आध्या गायब हो जाती है। इधर टेबल के ऊपर एक लाल फोल्डर पड़ा था जिसमें डील पेपर्स थी। राकेश कपूर पेपर उठाकर पढ़ता है, फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। पेपर को टेबल पर जोर से पटकते हुए चिल्लाता है। वह भड़कते हुए बोला, व्हाट रबिश है? यह क्या है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस पेपर पर साइन करूंगा? अभय अपने पुराने अंदाज में सोफे पर आराम से बैठा था, चेहरा शांत लेकिन आंखें ज्वालामुखी जैसी। वह धीरे से कहा, क्यों राकेश कपूर, क्या एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता?
वो आगे झुकता है। आवाज़ अब भी धीमी थी लेकिन बेहद धारदार हो जाती है। मैंने तो बस तुम्हारे वही वफादार एमएलए मांगे हैं जो पहले ही बिक चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारा साइन चाहिए ताकि बाद में तुम मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना बनो। राकेश फटी फटी आंखों से अभय को घूर रहा था। अभय अपनी बात जारी रखता है। सच तो यह है राकेश कपूर, तुम चुनाव वैसे भी नहीं जीतने वाले, क्योंकि बोर्ड, बटन और बंदूक सब मेरे हाथ में हैं। अच्छा होगा कि पेपर पर साइन करो और बदले में अपनी बेटी से मिल लो, जिसे तुम 24 सालों से ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम हर रात तड़पते हो। राकेश तड़पता है लेकिन चुप रहता है। वो अभय की हर बात सुन रहा था जैसे अंदर से फट रहा हो, लेकिन फिर एक बात बोलता है, वो भी करे स्वर में। तुम ये मत समझना अभय कि कुछ एमएलए खरीद लेने से महाराष्ट्र की सत्ता तुम्हारी हो जाएगी। जिस ओमकार राणा के लिए तुम ये सब कर रहे हो, जिसका नाम तुम ऊपर उठाना चाहते हो, जिस दिन उसकी असली सच तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम खुद पछताओगे और बहुत बुरी तरह से पछताओगे। बेचारा राकेश को मालूम ही नहीं था कि अभय को ओमकार राणा और उसकी सच मालूम हो चुकी है। अभय ठंडी हंसी हंसता है। राकेश उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कलम उठाता है। उसका हाथ कांप रहा होता है लेकिन फिर भी वह साइन कर देता है। अभय चौंकता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने साइन कर दिया? मन ही मन सोचता है। राकेश कपूर ने साइन कर दिया सिर्फ अपनी बेटी को पाने के लिए, जिसने राजनीति के लिए हर रिश्ते को दांव पर लगा दिया, जो अपने ही बच्चों का बलि चढ़ाना चाहता था। आज वो एक साइन अपनी बेटी के लिए दे गया। अभय का दिमाग अब घूम रहा था। उसने सोच रखा था कि राकेश मना करेगा, बहस करेगा, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कुछ तो है, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। राकेश अब आंखों में आंसू और आग दोनों लेकर चिल्लाता है, बोलो, अब तो साइन कर दिए, बताओ कहाँ है मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। उसकी आवाज़ इतनी तेज और टूटी हुई थी कि अभय एक पल को खामोश हो गया, लेकिन अगले ही पल वो अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, इतनी भी जल्दी क्या है राकेश कपूर? जब इतने साल इंतजार किया तो कुछ दिन और इंतजार कर लो। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने होगी। राकेश अपना दांत पीसते हुए बोला, अभय सिंह राणा, मेरे साथ कोई गेम मत खेलो वरना तुम बहुत पछताओगे। अभय की आंखें सर्द हो गई। वो अपना जबरा भींच बोला, शुक्र मानो कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी का मैं जवाब बहुत अच्छे से देता। राकेश अभय से कुछ और कहता उससे पहले ही लकी तेज कदमों से उसके पास आता है और हड़बड़ाहट में बोला, बॉस। राकेश और अभय दोनों लकी की ओर देखते हैं। अभय को लकी का चेहरा देखकर ही कुछ अनहोनी का आभास हो जाता है। वह गंभीर लहजे में राकेश से बोला, राकेश कपूर, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगी। वह तुरंत उठकर बाहर की ओर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है, लकी का चेहरा और भी सफेद पड़ चुका था। लकी डरते हुए बोला, बॉस, आध्या मैम का किडनैप हो गया है। एक सेकेंड के लिए अभय की सांसें रुक जाती है, फिर पल भर में उसकी आंखों में आग सी जल उठती है। उसने लकी का कॉलर पकड़ा और दहाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जुहू मेंशन में थी वह, वहाँ तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर कैसे 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 वहाँ तक किडनैपर पहुँच गए? लकी कांपते हुए सब कुछ बताता है जो अभी अभी मिली ने फ़ोन पर बताया था। मॉल, भीड़, चाट स्टॉल और कैसे 2 नकाबपोश लोग आध्या को खींचकर गाड़ी में फेंक ले गए। अभय अब खामोश नहीं था, वह लावा बन चुका था। उसने दांत भींचते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत कि अभय सिंह राणा की बीवी को हाथ लगाए? वहीं एक सुनसान बंद कमरा। आध्या फर्श पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। चेहरे पर हल्की चोटें थी। वह धीरे धीरे होश में आती है, दर्द और डर से कराहती हुई। वह धीरे और डरी हुई आवाज़ में बोली, मैं कहाँ हूँ? वह हिलने की कोशिश करती है लेकिन रस्सियों से खिंच जाती है। फिर अचानक रोने लगती है। कांपते हुए अकेली बेबस बाहर से कुछ गूंजती आवाज़ें आती है। वह ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। इधर अभय अपनी टीम को निर्देश दे रहा था। उसके शब्दों में कोई दया, कोई ढील नहीं थी। वह तेज और साफ लफ्जों में कहा, हर गाड़ी चेक होनी चाहिए, हर बॉर्डर को सील करो, जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे चाहिए, मुझे मेरी आध्या चाहिए। वहीं कमरे में 4 गुंडे खड़े थे जिनके चेहरे पर मास्क थी। अंदर आध्या जमीन पर बंधी हुई पड़ी थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, आंखों में आंसू और होठों पर दुआ। एक गुंडा घबराया और बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस औरत की बात मान ली
और उठा लाए अभय सिंह राणा की बीवी को। मैं तो कहता हूँ कि इसे छोड़ देते हैं, वरना वो अभय सिंह राणा, सुना है कि वो अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं करता, ऐसी ऐसी सज़ा देता है कि रूह कांप जाती है। दूसरा गुंडा बोला हंसते हुए और लापरवाही से। अबे डरपोक मत बन, पैसे लिए हैं इसके लिए तो काम करना ही होगा। वो राणा भी क्या कर लेगा, उसे तो खबर भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। तभी तीसरा गुंडा घिनौनी हंसी के साथ बोला, लेकिन उससे पहले थोड़ा मजा ले लेते हैं, करक माल हाथ लगा है आज। आध्या की सांसें रुकने लगती है, उसके होंठ कांप रहे होते हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे होते हैं। वो कांपते हुए धीमी लेकिन टूटी आवाज में बोली, प्लीज मिस्टर हस्बैंड बचा लीजिए मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर सड़क पर लकी तेजी से फोन पर बात कर रहा होता है। वह बोला, बॉस लोकेशन मिल गई है, किडनैपर्स एक गोदाम में छिपे हैं। अभय की आंखें जल उठती है, वह बिना कुछ बोले गाड़ी की ओर बढ़ता है। बाहर पहले से ही फुल सिक्योरिटी टीम रेडी थी। अभय आदेश में बोला, गो। इधर गुंडे आध्या के करीब आ रहे होते हैं। वह चीखती है और चिल्लाती है, प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मत आओ मेरे पास, तुम नहीं जानते इसका अंजाम कितना भयानक होगा। गुंडा हंसते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है बेबी, हमारे अंजाम क्या होंगे यह हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। वो हाथ बढ़ाता है, तभी एक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। गोली उसके हाथ के पास से निकलती है, छूते हुए पर गुंडा चिखता है। बाकी सब चौंक कर पीछे हटते हैं। कमरे की ओर एक साया तेजी से बढ़ता है, उसकी चाल शांत लेकिन आंखों में आग होती है। आध्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन जब खोलती है तो सामने अभय सिंह राणा खड़ा था, पूरे रौद्र रूप में। उसके चेहरे पर दया नहीं बल्कि मौत का पैगाम लिखा हुआ था। गुंडे पीछे हटते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। एक एक कर वो सब नीचे गिरते हैं। किसी की टांग टूटी, किसी की कलाई में गोली, कोई खून से लथपथ पड़ा है, कोई रेंग रहा है। आध्या डर से कोने में सिमटी होती है। वह गुंडे फर्श पर तड़प रहे थे। अभय ने उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मौत उन्हें बहुत आसान रास्ता दे देगी। जबकि उनकी सजा अब शुरू होनी थी, तभी अभय ने सख्त आवाज में कहा, लकी ले जाओ इन्हें। लकी और कुछ बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे में घुसे और गुंडों को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। अभय का चेहरा सख्त था, आंखों में अब भी वो डर था जो आध्या की जान को खतरे में देखकर उमड़ा था। जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, आध्या डर से बेहोश हो चुकी थी और वही उसकी बाहों में ढह गई। कुछ घंटे बाद आध्या की आंखें धीरे धीरे खुली। अब रात हो चुकी थी, बाहर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। वह सहमी सहमी सी उठकर इधर उधर देखती है। उसे एहसास होता है कि वह जुहू मेंशन में है, अपने ही कमरे में। उसकी नज़र जैसे ही कमरे के कोने में जाती है, सोफे पर बैठे अभय पर टिक जाती है। अभय वहीं बैठा था, चुप, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और बेचैनी थी। वह अब भी उसे घूर रहा था। अभय का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था। आध्या जानती थी कि अभय को चोट सिर्फ इस बात से नहीं लगी कि वो खतरे में थी, बल्कि इस बात से भी कि उसने बिना बताए बाहर जाने की हिम्मत की थी। उस हादसे ने दोनों को अंदर से झकझोर दिया था। आध्या ने गहरी सांस ली और धीमे धीमे कांपते हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ अभय का चेहरा और सख्त हो गया। आध्या ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में अब डर था, लेकिन फिर भी वो सामने खड़ी हुई और धीमे से बोली, सॉरी मिस्टर हस्बैंड। अभय ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आध्या हैरान रह गई, जैसे उस एक पल में उसका डर, गुस्सा, बेचैनी पिघल गई हो। आध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने टूटे स्वर में कहा, सॉरी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था बाहर जाने से पहले। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत बार कॉल किया था, आपने कॉल नहीं उठाया। अभय ने उसे यूं ही पकड़े रखा, जैसे वो अगर थोड़ा भी ढील छोड़ेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। अभय के सीने से लगी आध्या उसकी धड़कनों की स्पीड साफ महसूस कर सकती थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अभय की यह धड़कन सिर्फ उसके लिए धड़क रही है। अभय जिस तरह से उसे अपनी बाहों में कसकर थामे हुए था, वह इस बात का सबूत था कि उसके खोने का ख्याल भी उसे अंदर तक तोड़ देता है। अभय कुछ नहीं बोल रहा था, वह बस उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। उसका दिल और दिमाग अब भी डर और बेचैनी से भरा था, लेकिन इस वक्त वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसका डर, उसका गुस्सा, उसकी असहायता सब उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे।
कुछ देर की खामोशी के बाद अभय की आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम गया। कैसे वो गुंडे आध्या के करीब आ रहे थे। अगर वो एक सेकेंड भी लेट हो जाता तो। अचानक ही अभय की आंखें खुली। उनमें फिर से वही ज्वाला थी। उसका चेहरा सर्द और सख्त हो गया। आज आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अभय की आवाज भर आई थी, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आध्या को भीतर तक हिला दिया। जानती हो मैं कितना डर गया था आज। तुम भूल गई थी क्या कि तुम अब सिर्फ आध्या नहीं, तुम मिसेज अभय सिंह राणा हो। मेरे दुश्मन अब सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी निशाना बना सकते हैं। अभय ने खुद को थोड़ा रोका, लेकिन फिर अचानक उसका गुस्सा फट पड़ा। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था तो तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। कितनी बार कहा है तुम्हें कि बिना मुझे बताए तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर क्यों गई बाहर अपनी मर्जी से? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो क्या होता? मेरे बारे में कभी सोचा है तुमने? वो एक पल को रुका, जैसे कि वो अपना गुस्सा शांत करना चाह रहा था। फिर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ हो जाता? अब आध्या कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें भर आई थी। उसके सामने जो अभय खड़ा था वो नफरत और सजा देने वाला अभय नहीं था। वो था एक डर से कांपता इंसान जो उसे खोने की कल्पना मात्र से टूट चुका था। अभय की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसमें छिपा डर साफ देखा जा सकता था। आध्या की नजरें उसकी आंखों से हट नहीं रही थी। उस पल उसे साफ साफ समझ में आ गया। मिस्टर हस्बैंड मुझे खो देने से डरते हैं? अचानक वो बोल पड़ी। क्यों फर्क पड़ता है आपको? आध्या की आंखों में टिकी उसकी आंखें आज जवाब मांग रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता आपको? मैं तो बस आपके लिए एक पपेट हूं ना। आपके दिल में मेरे लिए ना कोई इमोशन है, ना कोई प्यार और ना ही इज्जत। तो क्यों? अभय चुप खड़ा रहा। उसकी मुठियां भिजी हुई थी। उसकी नजरें अब आध्या की आंखों से भाग रही थी, लेकिन आध्या आज चुप रहने वाली नहीं थी। वह 2 कदम और बढ़ी। उसने अपनी हथेलियों से अभय का चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब बहुत हुआ मिस्टर हस्बैंड, अब और नहीं। अब मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं वाकई आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी कि आप चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे। क्यों फर्क पड़ता है आपको? बताइए। याद है आपको वो दिन जब आपने मुझसे शादी की थी? आपने कहा था मेरी दुनिया में कदम रख रही हो जहाँ जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेंगे। हाँ, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन मुझे दर्द, डर और तिरस्कार का स्वाद चखाया, लेकिन फिर भी उस हर जहन्नुम में मुझे कहीं न कहीं एक जन्नत दिखती रही। क्योंकि मैं आपको चाहने लगी थी, आपसे प्यार करने लगी थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, आपकी बेरुखी, आपके ताने, आपके गुस्से को, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकती। और आपने वो भी तोड़ दी उस मेघना के सामने। मुझे मजबूर किया आपने उससे माफ़ी मांगने के लिए। और अब जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप नज़रें चुरा रहे हैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। आज वो कमज़ोर नहीं थी, आज वो अपनी हद पर थी। आप भले नहीं कहते हैं कि आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आंखों में दिखता है। तो बताइए ना, क्यों फ़र्क पड़ता है आपको? अगर मैं मर जाती तो आपको रास्ता मिल जाता ना मेघना से शादी का। आपकी ज़िंदगी से मैं हट जाती तो क्यों बचाया आपने मुझे? क्यों आए आप? क्यों लड़े मेरे लिए? क्यों गोली चलाई उन गुंडों पर? क्यों कांप गई थी आपकी आंखें जब मैं बेहोश हुई? बताइए ना मिस्टर हस्बैंड, क्यों फ़र्क पड़ता है आपको? वह वहीं फर्श पर घुटने के बल बैठ गई। अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढककर फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ें अब भी कमरे में गूंज रही थी। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं कर सकते मैं और सहन। उसकी टूटी हुई आवाज़ कमरे की दीवारें से टकरा रही थी। मुझे भी तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, लेकिन आपको ना मेरी तकलीफ़ दिखती है ना मेरा दर्द। मैं तो अब तक समझ नहीं पाई कि आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। आखिर मैंने गलती क्या की है मिस्टर हस्बैंड? बताइए, मुझे जवाब चाहिए। अभय उसके पास आकर घुटने के बल बैठ गया। धीरे से उसने उसके चेहरे से हथेलियां हटाई। आध्या का चेहरा रोने से सूजा हुआ था, होठ कांप रहे थे, पलकों के कोने से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पलकें उठाई, सामने अभय था। अभय ने अपने अंगूठे से उसके गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा और उसकी आंखों में झांकने लगा।
उसकी नज़र फिर उसके कांपती गुलाबी होठों पर टिक गई। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया था। दोनों की धड़कनें एक लय में चल रही थी। आंखों में वो जज्बात थे जिन्हें जुबान अब तक कहने से डरती रही थी। अभय झुककर धीरे धीरे उसके गालों पर एक एक कर गहरी, नरम और लंबी किस की। आध्या की सांसें तेज हो गई। वह उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस कर रही थी। अभय ने उसके बालों को थामकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने कांपते हाथों से उसके होठों को छुआ। आध्या की आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। अगले ही पल अभय के ठंडे होठ ने उसकी होठों को अपनी गिरफ्त में ले ली। एक किस जिसमें सारा गुस्सा, दर्द, मोहब्बत और डर बह रहा था। यह कोई आम पल नहीं था। ये उन दोनों के बीच की वो खामोश सच्चाई थी जो हर तकरार, हर गलतफहमी के बावजूद आज भी जिंदा थी। उसी किस में अभय ने मानो कह दिया हो, मुझे परवाह है, सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है। अब उसके होठों पर अभय के प्यार भरे, गहरे और दीवानेपन से भरे किस उतर रहे थे। वो किस अब धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे, जैसे हर जख्म को भर देना चाहते हो। आध्या की सांसें अब तेज चलने लगी थी। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। अभय ने जब उसकी हालत देखी तो उसके होठों से हटकर उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ दी। आध्या की मुठ्ठियां खुद पर खुद अभय की कॉलर पर कस गई। उसने उसे पूरी ताकत से थाम लिया, जैसे अगर छोड़ दिया तो बिखर जाएगी। उनकी आंखें बंद थी और वे एक दूसरे को सिर्फ महसूस कर रहे थे। पर तभी अभय एक पल को रुक गया। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं उभरी, मानो कोई ख्याल उसे अचानक जला गया हो। उसने आध्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों की तरफ देखा। आध्या की पलकें बंद थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने से एक आंसू चुपचाप बह निकला। बस अभय जैसे उस आंसू से कांप गया हो। उसकी भी पलकें भारी हो गई और गीली भी। उसने मन में ही कहा, छू लिया था तुम्हें इस कदर कि खुद को ही भूल बैठा था। पर तेरे एक आंसू ने फिर याद दिला दिया, मैं तेरा दर्द हूँ, इश्क नहीं। वो अचानक खुद को उससे दूर करता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे रह जाती है सांसों की धड़कन, आंसुओं की गवाही और एक अधूरी मोहब्बत की पूरी तरफ। क्या होगा कहानी में आगे? कि वह खुद को आध्या के करीब जाने से रोक रहा था? कौन थे आध्या के किडनैपर? क्या करेगा अभय जब उसे सच मालूम चलेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।